हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने ग्रेविटेशन एंड फ्लूइड मैकेनिक्स पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वर्क, एनर्जी एंड पावर, यानी कार्य, ऊर्जा और शक्ति। और दोस्तों, आप लोगों को जान के काफी खुशी होगी कि अभी तक जितने भी चैप्टर पढ़े हैं या आगे जितने भी चैप्टर पढ़ने वाले हैं, उसमें से सबसे छोटा चैप्टर, सबसे चिन्नू सा चैप्टर आप लोगों का यही है। ये चैप्टर आप लोगों का एक ही क्लास में हो जाएगा। बाकी कोई चैप्टर में आपको 3 क्लास लग रही है, किसी में 2 लग रही है, किसी में 204 लग रही है। समझ में आ गई बात को? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सभी को गुड आफ्टरनून दोस्तों, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून प्रभात जी, राजेश, सभी को गुड आफ्टरनून। चलिए स्टार्ट करें। तो बताइए, मेरा क्वेश्चन ये है, वर्क यानी कार्य आप लोग किसे बोलेंगे? तो आप लोग ये ना समझे कि सर मैं पढ़ाई कर रहा हूं, मैं खाना खा रहा हूं, मैं है ना मान लो कुछ है ना सो रहा हूं, या मान लो कुछ खेल रहा हूं, तो इसको आप लोग वर्क यानी कार्य नहीं बोल सकते। फिजिक्स में वर्क यानी कार्य की एक अलग ही डेफिनेशन है। तो अगर उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चीजें हो रही है तो आप लोग बोलेंगे वर्क हुआ है। अगर वैसे नहीं है चीजें तो आप लोग बोलेंगे वर्क नहीं हुआ है। ठीक है, तो वर्क यानी कार्य। फिजिक्स क्या बोलती है कि जैसे मान लेते हैं कोई भी वस्तु है, जैसे ये लड़का है जो अपने साथ में बैग लेके जा रहा है। तो अगर कोई भी वस्तु को आप फोर्स लगा के विस्थापित कर पा रहे हो, उसमें मूवमेंट करवा पा रहे हो, उसको डिस्प्लेस करवा पा रहे हो, उसको अपनी जगह से हिला पा रहे हो, तब तो मैं बोलूंगा कार्य हुआ है। अदरवाइज आप लोग किसी वस्तु पे कितना भी ज्यादा फोर्स लगा लो, अगर आप लोग उसको हिला नहीं पा रहे तो मैं बोलूंगा फोर्स, ये उस फोर्स के द्वारा कोई भी कार्य नहीं हुआ है। आप लोग कब बोलेंगे कि कार्य हुआ है? यदि आप लोग किसी वस्तु पे फोर्स लगा के उसको डिस्प्लेस कर पा रहे हो, उसको विस्थापित कर पा रहे हो, उसको हिला पा रहे हो, तब तो आप लोग बोलेंगे कार्य हुआ है। अदरवाइज आप दोस्तों दुनिया भर का फोर्स लगा लो, अगर उस फोर्स लगाने की वजह से वो वस्तु नहीं हिल पाई तो मैं बोलूंगा कि उस फोर्स के द्वारा किया गया कार्य शून्य है। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कार्य आप लोगों का क्या होगा, तो कार्य आप लोगों का होता क्या? अगर डेफिनेशन पूछी जाए तो किसी वस्तु को कुछ दूरी पर ले जाने के लिए आप लोगों को कुछ एनर्जी लगानी पड़ेगी, है ना, कुछ बल लगाना पड़ेगा, कुछ एनर्जी लगानी पड़ेगी, उसे ही आप लोग बोलेंगे कार्य। अगर आपने कितना भी बल लगा दिया, अगर वो वस्तु हिल नहीं पा रही है, विस्थापित नहीं हो पा रही है, तो मैं बोलूंगा कोई भी कार्य नहीं हुआ है। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये वर्क की डेफिनेशन थी। अब जैसे आप लोग मुझे बताइए, आप प्लीज ध्यान से समझिएगा, यदि कोई बल किसी वस्तु को विस्थापित करने में सक्षम है, अगर आपने फोर्स लगाया, अगर उस फोर्स की वजह से कोई वस्तु विस्थापित हो पा रही है या कोई बॉडी डिस्प्लेस हो पा रही है, तब तो मैं बोलूंगा उस फोर्स के द्वारा कार्य हुआ है। अदरवाइज मैं बोलूंगा कोई कार्य नहीं हुआ। जैसे आप लोग यहां पर देखो, यहां पर एक वस्तु है, आप इस पे जैसे ही आपने इस पे फोर्स लगाया ना, ये अपनी जगह से थोड़ा विस्थापित हो गई, तो मैं क्या बोलूंगा कि आपने जो फोर्स लगाया उसके द्वारा कार्य हुआ है। अगर 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 अब की बार मैं कोई दूसरा फोर्स लगाया, मान लो कुछ कम फोर्स लगाया, बट मैंने फोर्स लगाया लेकिन ये हिल ही नहीं पा रही है, तो मैं बोलूंगा जो फोर्स मैंने लगाया, मान लो पहले आप लोगों ने लगाया, पहले मान लो दोस्तों 60 न्यूटन का फोर्स लगाया आपने, ठीक है, आपने ये फोर्स लगाया, ये वस्तु विस्थापित नहीं हो पा रही है, तो मैं आपसे अगर पूछूं 60 न्यूटन के द्वारा कितना कार्य हुआ है, तो आप लोग क्या बोलोगे? 0 हुआ है। अब मैंने थोड़ा फोर्स ज्यादा लगाया, मान लो पहले 60 था, अब मैंने कितना लगाया? अब मान लेते हैं 100 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो 100 न्यूटन का फोर्स लगाते ये भी वस्तु डिस्प्लेसमेंट को आपको पता है डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, एस से भी करते हैं। आप लोग एस से करो, क्योंकि हम लोगों ने मोशन, गति वाले चैप्टर में सभी जगह किससे करा है? एस से करा है। तो वर्क का फॉर्मूला आ गया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन ये फॉर्मूला कब लगा सकते हो? तभी लगा सकते हो जब फोर्स, जब एफ एंड एस एक ही दिशा में हो, एक दिशा में हो। ठीक है, जैसे आपने यहां पर देखा, जिस दिशा में फोर्स लगाया उसी दिशा में वस्तु विस्थापित कर गई। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं वर्क की यूनिट बताओ, तो वर्क की यूनिट आप लोगों को निकालनी है मात्रक। तो फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है। विस्थापन की क्या होती है? मीटर होती है। तो आप लोग बोलोगे सर वर्क की जो यूनिट हो गई वो हो गई न्यूटन इंटू मीटर, और इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? जूल बोलते हैं। इसे ही क्या बोलते हैं? जूल बोलते हैं। समझ में आ गई क्या? बफरिंग हो रहा है। बफरिंग कहां से हो गया दोस्तों? मैं चेक करता हूं, एक बार रुको।
दोस्तों अब क्लियर है, अब ठीक है। अब ठीक है। हाँ दोस्तों, कई बार क्या हो जाता है, अभी थोड़ा सा नेट में इशू आ गया था, आई थिंक अब सही हो गया होगा। तो जो चीज मैंने आप लोगों को बताई है ना, आप लोग अगर सुन नहीं पाए थे तो मैं इसको वापस समझा देता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं आप लोगों को यह बोल रहा था कि भाई आपको पता पड़ गया कि वर्क क्या होता है। अगर कोई फोर्स लगाने की वजह से अगर कोई वस्तु विस्थापित हुई है तो आप लोग बोलोगे वर्क हुआ है। मेरा क्वेश्चन यह है कि सर वर्क कितना हुआ, ये कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है। जो वर्क आप लोग अगर निकालना चाहते हो, आपने फोर्स कितना लगाया था और फोर्स लगाने की वजह से वस्तु ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, या वस्तु में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, विस्थापन कितना हुआ, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आप लोगों के पास में वर्क यानी कार्य का मान आ जाएगा। लेकिन प्लीज आप लोग ध्यान रखिएगा, कार्य का ये फॉर्मूला आप लोग तभी लगा सकते हो जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एक ही दिशा में हो। जैसे यहां पर आपने देखो, जिस दिशा में आपने फोर्स लगाया वस्तु उसी दिशा में तो डिस्प्लेस करी, विस्थापित करी। तो यहां पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन एक ही थी, इसलिए मैंने ये फॉर्मूला लगाया। आप भी ये फॉर्मूला तभी लगा सकते हो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन क्या हो, सेम हो। सर आप आईटीआई का ट्रेड भी पढ़ाते हैं क्या? हाँ दोस्तों, ट्रेड में पढ़ाता हूं, है ना, मैकेनिक पढ़ाता हूं, मैं डीजल मैकेनिक पढ़ाता हूं, ठीक है। बट अभी इतना टाइम नहीं है, सब करेंगे आपके लिए, टेंशन मत लो, सारे बेस्ट टीचर लेकर आएंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। तो ये चीज है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। जैसा कि मैंने बताया वर्क का फॉर्मूला आप लोगों के पास में आ गया। वर्क क्या होता है आप लोगों का? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी बल गुना विस्थापन। और ये वाला जो फॉर्मूला है आप लोगों को कब लगाना है, मैंने आपको बता दिया, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन एक ही हो। अगर आप लोगों को कई बार एग्जाम में दे दे कि किसी फोर्स के द्वारा इतना वर्क हुआ है और उस फोर्स को लगने की वजह से वस्तु में इतना विस्थापन आ गया, तो बताओ फोर्स कितना लगा था। तो आप लोग इससे फोर्स भी निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से ना, इससे फोर्स भी निकाल सकते हो, इससे डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हो। सिंपल सी मैथ्स आप लोग की यहां पर लग रही है, ठीक है। आ जाओ सर, क्या सर नोट्स बना सकते हैं क्या? अरे बनाओ ना यार, ये बच्चों वाली बातें पूछते रहते हो। सर मैं वो कर लूं क्या? ये तो नहीं पूछते मैं खाना खा लूं क्या? पता है ना बॉडी को जरूरत है, तो तुमको देखो नोट्स बनाने की जरूरत है या सीधे ही दिमाग में छप जाता है? तो नोट्स बनाओ, ठीक है। अब देखो, अब आप लोग यहां पर एक प्लीज मेरी बात को आप लोग ध्यान से समझिएगा। इसने क्या कर रखा है, बस इस बॉक्स को होल्ड कर रखा है, पकड़ रखा है। तो मैं बोलूंगा क्या कि इनके द्वारा कुछ कार्य हो रहा है। दोस्तों कार्य आप लोग कब बोलोगे? जब आप लोग फोर्स लगा के अगर किसी वस्तु को विस्थापित कर पा रहे हो, उसको हिला पा रहे हो, उसमें कुछ मूवमेंट करवा पा रहे हो, तब आप लोग बोलोगे आपके द्वारा कार्य हुआ है। यहां पर ये लड़का क्या कर रहा है, जमीन पे बॉक्स रखा है, बस उसको ऐसे होल्ड करके रखा हुआ है, ऐसे बस पकड़ा हुआ है, उसमें मूवमेंट नहीं करवा रहा। तो मैं क्या बोलूंगा कि होल्डिंग द बॉक्स रिक्वायर्स एफर्ट। इसका एफर्ट तो लग रहा है बट कोई वर्क नहीं हुआ। वर्क कब बोलेंगे हम? जब इसमें डिस्प्लेसमेंट होगा, ये वस्तु मूव करेगी। यहां पर जस्ट एफर्ट लग रहा है, फिजिकल एफर्ट लग रहा है, ठीक है। दूसरी चीज आप लोग यहां पर देखो, अगर रेजिंग दी बॉक्स, अगर इस बॉक्स को उठाओगे आप लोग, तो देखो आपने फोर्स लगाया और आपके फोर्स लगाने की वजह से अगर वो वस्तु में मूवमेंट हो गया, डिस्प्लेस हो गई, तो आप लोग बोलेंगे ना वर्क हुआ है। तो अगर आप लोग वस्तु को थोड़ा उठाओगे ना, तो इसमें एफर्ट भी लगेगा और इसमें कार्य भी होगा, दोनों ही चीजें यहां पर होगी। क्लियर है? ठीक है। अब बात करते हैं सर वर्क की यूनिट की बात करते हैं, ठीक है। तो अभी आप लोगों ने फॉर्मूला देखा ना, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब मैं आप लोगों से पूछूं वर्क का मात्रक बताओ, पहले बताओ एसआई मात्रक बताओ, तो आप लोग क्या बोलोगे? एसआई मात्रक क्या होगा? तो फोर्स का एसआई मात्रक होता है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का एसआई मात्रक होता है मीटर। तो आप लोग बोलोगे वर्क का एसआई मात्रक हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर। और दोस्तों इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? जूल बोलते हैं, ठीक है। अगर मैंने आप लोगों से पूछा वर्क का सीजीएस मात्रक बताओ, तो आप लोग बोलेंगे फोर्स का सीजीएस मात्रक होता है डाइन और विस्थापन का सीजीएस मात्रक होता है सेंटीमीटर। और दोस्तों इस डाइन इंटू सेंटीमीटर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? अर्ग बोलते हैं। तो अगर आपसे पूछे वर्क का एसआई सीजीएस मात्रक क्या है, आप लोग बोलेंगे अर्ग। अगर इन दोनों में आप लोगों को संबंध निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? देखो न्यूटन इंटू मीटर बराबर क्या होता है? जूल होता है ना, ठीक है। दोस्तों 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं? 10 की पावर 5 डाइन होते हैं। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर होता है, यानी 10 की पावर 2 सेंटीमीटर होता है। तो इसको आप लोग बराबर कर दो किसके? जूल के। डाइन इंटू सेंटीमीटर क्या होता है? डाइन इंटू सेंटीमीटर अर्ग होता है।
ठीक है। तो 10 की पावर 5, 10 की पावर 2, ये लेफ्ट में कितना हो गया 10 की पावर 7, और ये क्या हो गया अर्ग आ गया, और राइट में क्या हो जाएगा जूल आ जाएगा। तो आप लोग देख पा रहे हो 1 जूल में 10 की पावर 7 अर्ग होता है। याद रह जाएगा दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। प्लीज इस रिलेशन को आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में निकालने मत बैठना, ऐसे सॉल्व करने नहीं बैठोगे, ठीक है। सीधे सीधे आप लोग याद रखो, ठीक है। चलो, तो अगर हम लोग बात करें वर्क की जो यूनिट हो जाएगी, ऐसा यूनिट, वो क्या हो जाएगी जूल हो जाएगी, ठीक है। और जूल किसके बराबर होता है, न्यूटन इंटू मीटर के बराबर होता है। यही चीज मैंने यहां पर आप लोगों को लिखी है, ठीक है। आ जाओ अब दोस्तों, एक चीज आप लोग बहुत बात ध्यान से आप लोग सुनना। जैसे अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि ये कोई वस्तु है ना, कोई भी वस्तु है, आपने इसको उठाया और उठा के वापस लिया है, तो मैं बोलूं वर्क कितना होगा। आप लोग बोलेंगे देखो सर का कुछ वर्क होगा क्योंकि आपने इसको मूव करवा दिया, बिल्कुल करा दिया, लेकिन मैं इसको करा के वापस ले आया, तो विस्थापन कितना हो गया, 0 हो गया ना। तो अगर आप लोग किसी चीज पे फोर्स लगा के उसको हिला देते हो, लेकिन ऐसे फोर्स लगा के वापस उसको अपनी जगह पे ले आते हो, तो मैं बोलूंगा कार्य क्या होगा 0, क्योंकि विस्थापन का मान कितना होता है 0 हो जाएगा जब आप जहां से लेकर गए वहीं पर लेकर आ गए, तो ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। जैसे आपने बोला कि सर मैंने फोर्स लगाया जिसकी वजह से मैंने कुछ कार्य करा है, मैंने बोला कितना कार्य करा, आपने बोला सर 20 जूल। तो 20 जूल केवल मैग्नीट्यूड बताओगे, डायरेक्शन बताओगे, 20 जूल वहां पर वहां पर वहां पर, नहीं, आपको केवल मैग्नीट्यूड बताना है, क्योंकि यार वर्क एक प्रकार की एनर्जी तो है, आपने कुछ एनर्जी दी है उसको। अब इसकी दिशा नहीं होती कि एनर्जी उस दिशा में दी है या इस दिशा में दी है या इस दिशा में, तो वर्क को रिप्रेजेंट करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, दिशा की जरूरत नहीं होती। इसीलिए जो वर्क होता है यानी कार्य होता है वो एक अदिश राशि होती है। समझ में आ गई बात को, ठीक है। तो अदिश राशि होने का मतलब क्या है कि यहां पर आप लोगों को केवल मैग्नीट्यूड बताना पड़ेगा, मान बताना पड़ेगा, डायरेक्शन बताने की जरूरत आप लोगों को नहीं है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर मुझे एक चीज और बताओ। हम लोग आगे एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है हीट एंड टेम्परेचर, यानी ऊष्मा एवं तापमान, ठीक है। हाँ, बेसिक इंजीनियरिंग का भी बैच लाएंगे बाद में सुमित कुमार जी, वो एलपी सीबीटी 2 के टाइम पे आएगा। अभी प्लीज आप लोग इसको ये सीबीटी 1 क्लियर कर लो आप, ठीक है। देखो मैं आप लोगों को एक चीज बोल रहा हूं कि क्या ऊष्मा चालन को आप एक वर्क का वो मान सकते हो क्या, जैसे समझो बात को, जैसे भैया लोहे की आपके पास में एक रॉड थी, आपने इस एंड को क्या करा, गर्म करा, आप देखते हो ये वाला एंड भी गर्म हो जाता है। तो मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि यार ये वाला भी आपका एक वर्क का एग्जांपल है क्या, कि यार आपने हीट यहां पर दी थी, हीट चल के यहां पर आ गई, तो इसको वर्क बोलेंगे क्या, नहीं दोस्तों। एक्चुअल में होता क्या है, जैसे मान लो ये आपके पास में आयरन की रॉड है, लोहे की एक छड़ है, तो कोई भी पार्टिकल, कोई भी चीज होती है ना, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एटम यानी परमाणु बोलते हैं। समझ में आ गई बात को, क्लियर है। तो दोस्तों जब आप लोग यहां पर हीट देते हो ना, तो इन वाले एटम को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो ये बहुत तेज वाइब्रेट करता है, डन 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 डन, ये वाइब्रेट करेंगे, फिर पास वाले को टक्कर देंगे, फिर पास वाले को। मतलब अगर आप लोग ध्यान से देखोगे ना, यहाँ का एटम यहीं पर रहता है, ऐसा नहीं है यहाँ का एटम डिस्प्लेस होकर यहाँ पर आ गया है ना, वो अपनी जगह रहता है वो। तो आप लोग बोलेंगे कोई भी वर्क नहीं हुआ है, ठीक है। आ जाओ, ठीक है, चलो आ जाओ। देखो तो अगर हम लोग बात करें, मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि वर्क का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन कब लगा सकते हो आप लोग, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन एक ही हो। बट क्वेश्चन आता है कि सर जब बल और विस्थापन की दिशा समान नहीं होगी, अभी करता हूं धीरेन्द्र जी, टेंशन ना लो, अगर वर्क और ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम नहीं होगी तो तब क्या होगा। जैसे आप यहां पर देखो, जैसे मान लो यहां पर कुछ सामान पड़ा था, इसने क्या करा, इसने रस्सी बांधी इस पे और ऐसे खींच रहा है, तो बेसिकली यहां पर जो फोर्स लग रहा है वो उसकी डायरेक्शन कौन सी, ये वाली, और ये जो वस्तु विस्थापित होके ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, यहां से यहां तक आ गई। तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कौन सी है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है ये वाली। तो आप लोग मुझे डायग्राम में देख के बताइए कि इस बार फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन एक ही है क्या, एक नहीं है ना। फोर्स तो लग रहा है इस वाली डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस वाली डायरेक्शन में। अभी तक मैंने आपको जो बताया था उसमें क्या था, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा था। बट यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर देखिए दोस्तों, फोर्स की डायरेक्शन ये है, ये फोर्स की डायरेक्शन है, फोर्स इस दिशा में लग रहा है, बल इस दिशा में लग रहा है, और जो डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है,
वो इस दिशा में, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन की दिशा ये वाली है, ठीक है। समझ में आ गई बात को, क्लियर। और दोस्तों दोनों के बीच में कुछ एंगल भी होगा, 20 डिग्री 30 डिग्री 40 कुछ भी होगा। चलो इस एंगल को मैं मान लेता हूं थीटा मान लेता हूं, ठीक है। तो जब आप लोगों का ऐसा हो कि वर्क, ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक डायरेक्शन में ना हो, तब वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, तब वर्क निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, ठीक है। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। अभी दोस्तों थीटा 20 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, तो ये मान रखोगे तो ये आप लोगों का आता रहेगा। क्लियर है क्या, ठीक है। चले आगे। सर इसमें डायरेक्शन है फिर भी अदिश रस्सी क्यों, डायरेक्शन कहां पर है, डायरेक्शन दोस्तों फोर्स की डायरेक्शन है कि फोर्स किस दिशा में लग रहा है, डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है, वर्क की नहीं है। देखो इसको ऐसे समझो, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा धीरेन्द्र जी, इसको ऐसे समझो, आप लोगों ने अगर 11वीं क्लास की फिजिक्स पढ़ी होगी ना, तो वहां एक्चुअली वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, है ना। मैं आपको समझाना नहीं चाह रहा क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा वो। तो जब इनको सॉल्व करोगे ना, तो ये देखो, ये इस साइन को बोलते हैं वेक्टर, बट जब सॉल्व करोगे तो ऐसा आ जाता है। इसका मतलब अब ये आपकी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो अभी आप लोग ऐसे समझे, इसमें आप लोगों को केवल क्या चाहिए, आप लोगों को मैग्नीट्यूड चाहिए, ठीक है। चलिए तो ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा। अब दोस्तों आप लोग मुझे बताओ कॉस थीटा का मान क्या क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो इसका मतलब वर्क का मान भी क्या क्या हो सकता है, पॉजिटिव धनात्मक भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। तीनों के एग्जांपल लेंगे, टेंशन ना लो, ठीक है। तो पॉजिटिव वर्क के भी एग्जांपल बताऊंगा, नेगेटिव वर्क के भी बताऊंगा और जीरो वर्क का भी बताऊंगा कि वर्क जीरो कब होगा। चलो इधर ही बता दूं, चलो आ जाओ आप लोग मुझे, मैं यहां पर आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, इससे सारा आप लोगों को एक ही बार में समझ में आ जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। मैंने क्या बोला, ये एक सरफेस है, ठीक है, सारे सॉल्व करना। मैंने बोला इस पे ये कोई वस्तु रखी हुई है, इसका द्रव्यमान मान लेता हूं मैं 10 किलोग्राम की कोई वस्तु रखी गई है। समझ में आ गई क्या बात को, आगे समझ में। दोस्तों इस 10 किलोग्राम वस्तु का कुछ वेट भी होगा क्या, भार भी होगा क्या, इसका कुछ वेट, अरे इसका कुछ वेट यानी भार भी होगा क्या, बिल्कुल सर भार होगा। भार का फॉर्मूला होता है m इंटू स्मॉल जी। तो m का मान कितना है 10, स्मॉल जी का मान कितना है 10 है, तो 10 इंटू 10 बराबर कितना हो जाएगा 100 न्यूटन हो जाएगा। क्लियर, ठीक है, ठीक है। दोस्तों मान लेते हैं आपने कोई फोर्स लगाया इस पे, आपने कितना फोर्स लगाया, मान लेता हूं आपने फोर्स लगाया 30 न्यूटन का, और आपके फोर्स लगाने की वजह से ये वस्तु यहां से कहां पर आ गई, यहां से कहां पर आ गई, यहां से कहां पर आ गई, मान लेते हैं दोस्तों यहां पर आ गई। समझ में आ गई बात को, कोई परेशानी नहीं। मैं मान रहा हूं कि जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ये जो विस्थापन हुआ है, कितना हुआ है, मान लेते हैं 3 मीटर हुआ है। कितना हुआ है, 3 मीटर। वस्तु यहां से यहां पर आ गई, 3 मीटर डिस्प्लेस हो गई। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कौन सी है भैया, ये वाली डायरेक्शन, विस्थापन इस दिशा में हुआ है, ठीक है, ठीक है। मैं ये भी मान लेता हूं इस सरफेस के बीच में, इस वस्तु के बीच में कुछ फ्रिक्शन था, घर्षण था। घर्षण बल आप लोगों को पता है क्या करता है, गति का विरोध करता है। जैसे गति इस दिशा में हो रही है ना, तो इस दिशा में लगेगा फ्रिक्शन फोर्स। मान लेता हूं जो घर्षण बल लग रहा है, जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स जो लग रहा है वो कितना लग रहा है, मान लो 4 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। तो मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं, सभी के आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। इस आपने फोर्स कितना लगाया है ना, 30 न्यूटन लगाया था ना। मैं आपको बोल रहा हूं 30 न्यूटन द्वारा किया गया कार्य बताइए। पहला क्वेश्चन, किया गया कार्य बताइए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आप लोगों से पूछा वेट के द्वारा किया गया कार्य, क्योंकि वेट भी तो एक प्रकार का फोर्स है, तो इसके द्वारा कितना कार्य होगा ये बताइए आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आप लोगों से पूछा फ्रिक्शन के द्वारा कितना कार्य होगा, घर्षण के द्वारा, घर्षण के द्वारा, घर्षण के द्वारा कितना कार्य होगा, ठीक है। मैंने आप लोगों से 3 क्वेश्चन पूछे। अगर आप लोग भूल गए हो तो फॉर्मूला मैं आप लोगों से फिर से पढ़ा देता हूं, फॉर्मूला में फिर से बता देता हूं। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, ठीक है। चलो पहला वाला मैं सॉल्व कर लूं, ठीक है सर आप कर दो। तो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। तो कौन से फोर्स के द्वारा आप लोग कार्य निकालना जा रहे हो, इस 30 न्यूटन के द्वारा। तो फोर्स का मान हो गया 30,
दोस्तों वस्तु में कितना विस्थापन हुआ, पहले यहां पर थी अब यहां पर आ गई, कितना विस्थापन हो गया, 3 मीटर का हो गया, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। जहां आपने फोर्स लगाया और जिस दिशा में आप लोग डिस्प्लेसमेंट हुआ उसके बीच में एंगल कितना था, तो फोर्स कहां पर लगाया था 30 न्यूटन वाला, इस दिशा में, डिस्प्लेसमेंट कहां पर हुआ, इस दिशा में, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, कोई एंगल नहीं है, दोनों सेम दिशा में, 0 डिग्री एंगल है, तो cos 0, और cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो 1 इंटू 3 इंटू 30 कितना हो जाएगा, 90 जूल आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आता है, वेट के द्वारा कितना कार्य होगा, वही फॉर्मूला लगाना है, W बराबर F इंटू एस इंटू कॉस थीटा। कौन से फोर्स के द्वारा आप लोग वर्क निकालना जा रहे हो, वेट के द्वारा। वेट कितना लग रहा है, वेट वाला फोर्स कितना है, 100 है, तो 100। ठीक है, विस्थापन कितना हुआ, पहले वस्तु यहां पर थी अब यहां पर आ गई, विस्थापन कितना हुआ, 3। ठीक है, जिस फोर्स के द्वारा आप लोग वर्क निकालने जा रहे हो वो फोर्स की दिशा कौन सी है, ये रही। उस भाई वेट के द्वारा निकालना वो दिशा कौन सी है, ये रही। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली। फोर्स की डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली। दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है जरा बताना, 90 बन रहा है। और cos 90 का मान कितना होता है, cos 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। तो 0 गुना 3 गुना 100 आपका ये कितना हो जाएगा, 0 जूल हो जाएगा। दोस्तों क्या समझ में आ रही है क्या बात को, बात समझ में आ रही है क्या, आ रही है ना, बहुत बढ़िया। अब पूछ रहे फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा कितना कार्य होगा, तो भैया फॉर्मूला तो वही है, W बराबर F इंटू एस इंटू कॉस थीटा। तो कौन से फोर्स के द्वारा आप लोग कार्य निकालने जा रहे हो, फ्रिक्शन के द्वारा, घर्षण बल के द्वारा। घर्षण बल कितना था, 4 न्यूटन था, 4। ठीक है, वस्तु में विस्थापन कितना हुआ था, 3 मीटर का विस्थापन हुआ था। ठीक है, तो जिस फोर्स के द्वारा आप लोग बल ये वर्क निकालने जा रहे हो वो फोर्स की दिशा कौन सी है, उस फोर्स की दिशा सर ये है, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है इधर, और वस्तु का विस्थापन कहां पर हो रहा है, इस दिशा में हो रहा है। तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180। तो यहां पर थीटा का मान कितना हो जाएगा, 180। तो cos 180, तो 4 थी या 12, और cos 180 का मान होता है -1, तो 12 इंटू -1 कितना हो जाएगा, -12 जूल हो जाएगा। समझ गए क्या बात को। समझ गए, समझ गए बात को, समझ गए क्या दोस्तों, बोलो ना यार। सर W बराबर 100 है, 100 कहां पर है, अरे दोस्तों कहां पर 100 बोल रहे हो आप, विकास कुमार जी 100 कहां पर आएगा दोस्तों, W, अरे ये W वर्क वाला है, ये कहां पर बोल रहे हो आप, W 100 आएगा, तो 100 ही तो कर रहा था इधर, बाहर की पूछ रहे हो, कौन सा पूछ रहे हो। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। अब प्लीज मेरी बात को आप लोग ध्यान से समझिए। आप लोग क्या बोलते हो कि किसी फोर्स के द्वारा वर्क में तब मानूंगा जब उस फोर्स के द्वारा कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी विस्थापन होगा। दोस्तों क्या इस 30 न्यूटन वाले फोर्स का कुछ रोल है क्या इस वस्तु को यहां से यहां पर मूव करवाने में, अरे इसी का ये सर, इसी ने तो फोर्स लगाया था इस दिशा में, हाँ सर इसका रोल है, तो इसके द्वारा कार्य हुआ है, कितना हुआ है, 90 जूल कार्य हुआ है। दोस्तों मुझे एक चीज बताइए, जो वेट है, भार है, ये वाला फोर्स कहां पर लग रहा है, ये नीचे लग रहा है, क्या इस वाले फोर्स का कोई योगदान है क्या, इस वस्तु को यहां से यहां पर मूवमेंट कराने में इसका कोई योगदान है क्या, फोर्स लग रहा है नीचे, वस्तु इधर विस्थापित कर ही नहीं सकती, अगर कर रही है तो किसी दूसरे फोर्स की वजह से कर रही है, इस वाले की वजह से तो नहीं कर रही है, तो आप लोग बोलोगे कि वेट का कोई भी रोल नहीं है विस्थापन कराने में, इसलिए दोस्तों आंसर कितना है, 0 आया। ठीक है दोस्तों, थर्ड वाले में आप लोग ध्यान से समझिए, फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा कितना कार्य हुआ है, -12 जूल। इसका मतलब क्या है कि फ्रिक्शन फोर्स है ना, वस्तु को विस्थापित तो करवा नहीं रहा, उसमें तो कोई रोल है नहीं, ऊपर से यह वस्तु को विस्थापित होने से रोक हो रहा है। -12 जूल वर्क होने का मतलब क्या है कि 12 जूल वर्क अपना खा रहा है, अपन को एक्स्ट्रा देने पड़ रहा है, क्योंकि अगर यह फोर्स नहीं होता था तो कम फोर्स में और जल्दी विस्थापित हो जाती है। ठीक है, तो ये वाली सारी चीजें हैं, आई होप आपको तीनों समझ में आ गया होगा। तो पॉजिटिव वर्क कब होगा, नेगेटिव कब होगा, जीरो वर्क कब होगा, पॉजिटिव वर्क कब होगा, जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में है, नेगेटिव कब होगा, जब बल और विस्थापन
दोनों की दिशा एक दूसरे के अपोजिट है ना। और शून्य कब होगा? जब फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। समझ में आ गई बात को? ठीक है। तो पॉजिटिव वर्क दोस्तों, जिस दिशा में आप लोग फोर्स लगा रहे हो, अगर वस्तु उसी दिशा में विस्थापित करती है तो इसे ही आप लोग पॉजिटिव वर्क बोलते हो। ये मैंने आप लोगों को बता दिया। फॉर्मूला आप लोग जानते ही हो, F इंटू एस इंटू कॉस थीटा। तो जब फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन एक ही होगी तो एंगल का मान 0 होगा। तो आप लोग देख रहे हो जो मान आएगा ना, पॉजिटिव मान आएगा। नेगेटिव कब होगा? जब जिस दिशा में आप लोग फोर्स लगा रहे हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है ना, दोनों के बीच में एंगल 180 है, तब आ जाएगा 0 वर्क का भी मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, वर्क की बात कर चुके हैं, बात करते हैं एनर्जी यानी ऊर्जा की। देखो मेरी बात को आप लोग ध्यान से समझिए, एनर्जी यानी ऊर्जा के बारे में समझते हैं। ठीक है दोस्तों, मुझे आप लोग एक छोटी सी बात बताइए, बताओगे क्या? अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि एनर्जी है क्या, अगर आप में एनर्जी होगी तभी तो आप लोग कार्य कर पाओगे, तभी तो आप फोर्स लगा पाओगे। अगर आप में एनर्जी नहीं है तो कार्य कर पाओगे क्या? किसी वस्तु को हिला पाओगे क्या? नहीं हिला पाओगे। तो एनर्जी क्या होता है? कार्य करने की क्षमता को ही हम लोग ऊर्जा बोलते हैं। एबिलिटी टू डू वर्क, इसको ही आप लोग क्या बोलते हैं? एनर्जी बोलते हैं। तो एनर्जी क्या है? एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। सिंपल सी बात है। ठीक है। अब दोस्तों जो एनर्जी होती है ना, ये किसी भी मैटर की प्रॉपर्टी होती है ना। जैसे मान लो मैं भी एक मैटर का एग्जांपल हूं, तो मेरे में एनर्जी है, आप में कुछ एनर्जी है, इस पेन गिर रहा है इसमें कुछ एनर्जी है ना, ये रिमोट मान लो गति कर रहा है तो इसमें कुछ एनर्जी है। तो सब बॉडी में कुछ ना कुछ क्या होती है? एनर्जी होती है दोस्तों। लेकिन ध्यान रखिएगा, आप लोग एनर्जी उत्पन्न नहीं कर सकते। जैसे मैं आप लोगों को बोलूं कि यार इसको मैंने एनर्जी दे दी 100 जूल, तो 100 जूल आपने उत्पन्न नहीं करी, आपने अपनी 100 जूल इसको ट्रांसफर करी है। तो ध्यान रखिएगा, एनर्जी कभी भी उत्पन्न नहीं हो सकती है, ना ही नष्ट हो सकती है, बस इसकी फॉर्म बदल सकती है। जैसे आप लोग मुझे बताइए, आपने बोला कि देखो सर मैं स्कूटर चला रहा हूं, स्कूटर के पास में एनर्जी आ गई, तो स्कूटर के पास में एनर्जी थोड़ी है, ये जो पेट्रोल आपका जो खर्च हो रहा है उस पेट्रोल में जो एनर्जी थी वो उसमें गई है। एनर्जी आपने उत्पन्न नहीं करी है। तो एनर्जी कभी भी आप लोग क्रिएट नहीं कर सकते हो, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। इसे ही हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलते हैं, ऊर्जा का संरक्षण बोलते हैं। ठीक है क्या? इसे ही हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा के संरक्षण का नियम बोलते हैं। चलो आ जाओ। अब दोस्तों एनर्जी अलग अलग टाइप की होती है। जैसे अगर कोई पेड़ से कोई वस्तु गिर जाती है तो नीचे आ रही है ना, नीचे आ रही है गति करती हुई, तो उसमें गतिज ऊर्जा है। कोई वस्तु बहुत हाइट पे है तो उस पर पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा है। जो बैटरी होती है उसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है ना। जब आप लोग लकड़ी वगैरह जलाते हो तो जो एनर्जी होती है उसको केमिकल एनर्जी बोलते हैं। तो यार एनर्जी अलग अलग प्रकार की होती है, बट हम लोगों को इस वाले चैप्टर में जो एनर्जी पढ़नी है वो 2 टाइप की एनर्जी पढ़नी है। एक तो पोटेंशियल एनर्जी जिसे आप लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? स्थितिज ऊर्जा। और एक होती है काइनेटिक एनर्जी जिसे आप लोग हिंदी में बोलते हैं गतिज ऊर्जा। आइए इसको समझे, आ जाओ। सबसे पहले समझते हैं काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा क्या होता है। दोस्तों गतिज ऊर्जा का मतलब क्या है? अगर आप लोग गति कर रहे हो तो इसका मतलब आपके पास में एनर्जी है ना। अगर आप लोगों के पास में एनर्जी ही नहीं होती तो क्या आप लोग गति कर पाते क्या? नहीं। तो जब भी कोई बॉडी मोशन में होती है, जब भी कोई वस्तु गति करती है, उसमें जो एनर्जी होती है उसे ही आप लोग क्या बोलते हैं? गतिज ऊर्जा बोलते हैं। अगर ये पेन है, इसको छोड़ रहे हो, गति कर रहा है क्या? अरे गति कर रहा है क्या? बिल्कुल। तो इसमें एनर्जी है, उस एनर्जी को बोलोगे गतिज ऊर्जा। तो दोस्तों गतिज ऊर्जा निकालेंगे कैसे? तो कोई भी m द्रव्यमान की कोई वस्तु अगर गति कर रही है तो इसके पास में कोई ना कोई तो वेलोसिटी, कोई ना कोई तो वेग होगा। मान लेते हैं इसकी जो वेलोसिटी है उसकी वैल्यू क्या है? v है। तो अगर आप लोगों को उसका द्रव्यमान पता है, वेग पता है, तो आप लोग काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा आप लोग निकाल सकते हो। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 mv²। ठीक है, बस ये फॉर्मूला लगाओ और उसके पास में गतिज ऊर्जा कितनी है ये आप लोग बताइए, आप लोग आराम से निकाल सकते हो। जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि एक 2 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई मान लो गेंद है, ठीक है, वो मान लो 20 मीटर पर सेकंड के वेग से आगे जा रही है। आपने से लुढ़काया तो 20 मीटर पर सेकंड के वेग से आगे जा रही है। बताओ उसमें कितनी गतिज ऊर्जा है? तो फॉर्मूला लगाओ 1/2 mv² लगाओ। तो 1/2 m का मान कितना है? 2 है। वेलोसिटी का मान 20 का स्क्वायर करो 400, तो 2 से 2 कटा तो उसके पास में 400 जूल एनर्जी है यार। क्लियर है? चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा। दोस्तों पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? देखो
होता क्या है, आप लोगों ने सुना है कोई भी m द्रव्यमान की वस्तु को जब आप लोग h हाइट पर लेके जाते हो तो उसके पास में पोटेंशियल एनर्जी होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है, जिसका सूत्र होता है mgh। अब देखो मैं आपको बताता हूं रियलिटी क्या है। देखो प्लीज मेरी बात को आप लोग ध्यान से समझिए, ठीक है। हाय सर मैं लेट हो गया, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, समझो मेरी बात को। दोस्तों जैसे मैंने आप लोगों से एक चीज मैंने आप लोगों से पूछी कि कोई m द्रव्यमान की वस्तु है, जब आप लोग इसको छोड़ दोगे तो ये नीचे की ओर आती है क्या? अरे नीचे की ओर आती है क्या? कोई भी m द्रव्यमान की वस्तु को छोड़ोगे तो नीचे की ओर आएगी क्या? बिल्कुल आएगी, क्योंकि नीचे की ओर एक फोर्स लग रहा है ना। कि कौन सा लग रहा है? mg फोर्स लग रहा है, पता है ना आपको। मान लेता हूं इस mg का मान कितना है, मान लेता हूं 30 न्यूटन है, मान लेता हूं। तो अगर आप लोग 30 न्यूटन फोर्स ही ऊपर लगा दोगे तो क्या अब ये वस्तु नीचे आएगी? कि 30 न्यूटन कौन सा है? जो आपने लगाया है, ये आपने लगाया है। ये कौन सा है? जो पृथ्वी लगा रही है इस वस्तु को अपनी ओर खींचने में, ये पृथ्वी लगा रही है, ठीक है। तो अगर आपने भी 30 न्यूटन लगा दिया तो क्या ये वस्तु नीचे आएगी? क्या बोलो हाँ या ना? नहीं आएगी। लेकिन अगर आपने 30 से चिन्हों से ज्यादा लगा दिया, 30.1 लगा दिया, 31 लगा दिया, 32 लगा दिया, तो ये वस्तु ऊपर चलना स्टार्ट हो जाएगी क्या? बताओ, हो जाएगी ना? अरे हो जाएगी नहीं हो जाएगी? ठीक है। तो अगर आप लोग वस्तु को ऊपर की ओर लेके जाना चाहते हो तो फोर्स आपको 30 न्यूटन से थोड़ा सा ज्यादा लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब मान लेते हैं आपने फोर्स लगा दिया ज्यादा, तो वस्तु कहां पर जाएगी? ऊपर जाएगी नहीं जाएगी? जाएगी ना। तो मैं आप लोगों से बोलूं कि वस्तु को h ऊंचाई पे ले जाने पर कितना कार्य करना पड़ेगा, कितना वर्क करना पड़ेगा? पहले वर्क बताओ। तो वर्क का फॉर्मूला पता ही है, F इंटू एस इंटू कॉस थीटा। कितना फोर्स आप लोग लगा रहे हो? सर mg से चिन्ह से ज्यादा लगा रहा हूं, mg से मान लो 0.001 न्यूटन ज्यादा लगा रहा हूं। तो उस 0.001 न्यूटन को क्या मैं काउंट करूं? सिंपली मैं बोल देता हूं mg लगा रहा हूं, मैं मान लेता हूं mg में चल जाएगी ऊपर, ठीक है। कितना विस्थापन करा रहे हो? सर h ऊंचाई तक लेके जा रहा हूं। कितना आपने फोर्स कहां पर लगाया था? इधर। वस्तु में विस्थापन कहां पर हो रहा है? इधर। दोनों की दिशा के बीच में एंगल 0, तो cos 0 का मतलब क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो वर्क का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? mgh। वर्क का मान आ जाएगा mgh। तो आप लोग देखो, अहम द्रव्यमान की वस्तु को h ऊंचाई पे ले जाने के लिए आपको जो कार्य करना पड़ा वो mgh है। और तो ये आपने क्या करा है? अपन बोलते ना m द्रव्यमान की वस्तु को जब h हाइट पे रखा जाता है तो उसके पास में एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। वो कहां से आई? क्योंकि उस m द्रव्यमान की वस्तु को हाइट पे ले जाने के लिए आपने उतना कार्य करा है mgh। वो एनर्जी आई नहीं, वो आपने जो वर्क करा है ना वही उसकी एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। आपने दी है बेसिकली एनर्जी, ठीक है। तो m द्रव्यमान की वस्तु को जब आप लोग किसी हाइट पे रखते हो तो इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। क्लियर? जैसे आप लोग यहां पर देखो, इसको मान लो जमीन, यहां पर मान लो, तो यहां पर लड़का है ना, कुछ हाइट पे नहीं था, बिल्कुल यहां पर था। यहां पर आप लोग देखोगे जमीन से काफी हाइट पे है, तो हाइट ज्यादा है तो पोटेंशियल एनर्जी यहां पर होगी। लेकिन जब ये नीचे उतर जाएगा, जमीन से कुछ हाइट पर नहीं है, तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। ठीक है क्या? आ जाओ, मैं इसको एक चीज और बताता हूं। यहां पर आप लोग देखो, एक देखो दोस्तों, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है? स्थितिज ऊर्जा का मतलब किसी वस्तु की स्थिति के कारण, उसकी पोजीशन के कारण जो एनर्जी होती है। जैसे आप लोग किसी वस्तु को है ना हाइट पे लेकर चल जाओगे, उस पोजीशन पे उसके पास में एनर्जी आ जाएगी कि बिल्कुल, क्योंकि उस पोजीशन पे ले जाने के लिए आपने उसको वर्क दिया है। तो पोजीशन, ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? उसकी पोजीशन के कारण जो एनर्जी होती है। जैसे आप लोग यहां पर देखो, ये धनुष को खींचा ना, पहले नॉर्मल पोजीशन पे था, मान लो पहले ये था, बट अब एक विशेष पोजीशन पे लेकर आए तो उसमें जो एनर्जी आ गई ना उसको पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। आपको कैसे पता पड़ा उसमें एनर्जी आ गई? क्योंकि जैसे ही आप लोग इस यहां से छोड़ोगे ना तो तीर ज्यादा स्पीड से जाएगा, तो इसके पास एनर्जी कहां से आई? क्योंकि ये वाली पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। डाल लो हेडिंग, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऊर्जा का संरक्षण, ऊर्जा का संरक्षण। ठीक है, ठीक है। ऊर्जा का संरक्षण क्या बोलता है? पहले इसको एक चीज और बता दूं मैं, पहले एक चीज और बताता हूं। मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है, उसके बारे में मैं आप लोग को बता दूंगा। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, पहले मैकेनिकल एनर्जी बताता हूं। सिंपल सी चीज है, मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है?
कुछ भी नहीं होता दोस्तों। किसी वस्तु के पास में कितनी काइनेटिक एनर्जी है, गतिज ऊर्जा, कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, स्थितिज ऊर्जा कितनी है, दोनों के योग को ही आप लोग बोलोगे मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा। कुछ खास कॉन्सेप्ट नहीं है। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। सारे एग्जांपल कराऊंगा, टेंशन मत लो। आप जब ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लोगे ना, टेस्ट जाके अटेंड करना इसका, वर्क एनर्जी एंड पावर का। समझ में आ गया? सारे एग्जांपल्स हैं वहां पर, हर एक क्वेश्चन का प्रॉपर सॉल्यूशन दे रखा है। इससे आपकी टेस्टिंग भी हो जाएगी, कितनी चीजें आपको आ रही है, कितनी चीजें नहीं आ रही। ठीक है सोनटी जी, प्रभात जी, टेस्ट दिया करो। आपके लिए बढ़िया टेस्ट सीरीज बना रखी है मैंने। अरे अभी तक जितने भी चैप्टर हुए उसके टेस्ट दिए क्या, बताओ सोनटी, प्रभात कुमार जी। टेस्ट को नहीं दिए? ये आज से क्यों चालू है यार, आप इतने टाल क्यों रहे हो? टेस्ट कोई मजे के लिए थोड़ी बना रखे हैं, आप ही के लिए सेल्फ इंप्रूव। आपको पता कैसे पड़ेगा दोस्तों कि आपने जो चीजें पढ़ी है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई या नहीं आ गई? अगर आप अभी टेस्ट देते हुए चलोगे ना तो चीजें क्लियर होती जाएगी, बाद में लोड नहीं आएगा, फिर बाद में एक साथ चीजें अपने ऊपर आती रहेगी। यार ऐसे मत करो यार, ऐसे मत करो प्लीज। जैसे एक चैप्टर कंप्लीट हो एक बार अच्छे से उसको रिवाइज कर लीजिए आप लोग और टेस्ट दीजिए। ठीक है, प्लीज टेस्ट दिया करो। चलो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का संरक्षण। तो ऊर्जा का संरक्षण क्या बोलता है कि किसी भी वस्तु के पास में जो टोटल एनर्जी रहेगी वो क्या रहेगी, कांस्टेंट एनर्जी है ना। जैसे मान लो मेरे पास 100 जूल एनर्जी है, तो 100 जूल एनर्जी फिक्स है, 100 जूल रहेगी वो। अब मतलब है ना, इसको ऐसे समझो। आ जाओ इसको एक एग्जांपल से समझता हूं, देखो समझाता हूं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। ये मान लो जमीन है, ये क्या है, जमीन है। कोई एम द्रव्यमान की कोई वस्तु है जो जमीन से एच हाइट पर है ना, जमीन से कितने हाइट पे, एच हाइट पे। ये एच हाइट पर एक पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया ए। तो यहां पर कोई एक एम द्रव्यमान की वस्तु है। ठीक है, जस्ट एक आपने बॉल है ऐसे पटक रखी है, ऐसे रख रखी है। ठीक है, एक रख रखी है दोस्तों। आपने इसको छोड़ा, ये आती जा रही है, आती जा रही है, आती जा रही है। मान लो कोई एक पॉइंट ले लेते हैं जो जमीन से कितनी हाइट पर है, h/3 हाइट पे है। ये इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया बी। तो ये वस्तु मान लेते हैं यहां पर आ गई, एम द्रव्यमान वाली वस्तु। तो बोलने का मतलब ये है कि इस वस्तु के पास में ए पॉइंट पे जितनी टोटल एनर्जी थी, टोटल एनर्जी जितनी थी ए पॉइंट पे, टोटल एनर्जी थी जितनी बी पॉइंट पे, ये दोनों क्या होगी, बराबर होगी। टोटल एनर्जी ए पॉइंट पे और टोटल एनर्जी बी पॉइंट पे बराबर होगी। अगर बात करें वस्तु यहां की, इस पॉइंट 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 की, तो टोटल एनर्जी सभी जगह समान रहेगी। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर कैसे समान रहेगी, मुझे बताओ। क्योंकि सर अगर इस ए पॉइंट को देखोगे तो जमीन से काफी ज्यादा हाइट पर है, एच हाइट पर है, और एच हाइट पर जब किसी वस्तु को रखते हैं उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है यानी स्थितिज ऊर्जा होती है। तो ए पॉइंट पे इस वस्तु के पास में कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, ए पॉइंट पर एम इंटू जी इंटू जमीन से कितनी हाइट पे, एच हाइट पे। अभी एम द्रव्यमान की वस्तु ने इसको ऐसे पकड़ रखा है आपने, ये गति नहीं कर रहा, यानी इस ए पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है, कितनी है, 0 है। अब दोस्तों जब आप लोगों ने इसको छोड़ा ना, जब आपने इसको छोड़ा तो क्या जमीन से हाइट कम होती जा रही है क्या? जैसे बी पॉइंट पे बात करें, बी पॉइंट पे इस वस्तु की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है बी पॉइंट पे, बताओ। अरे बताइए दोस्तों कितनी है? सर एलपी में या टेक्नीशियन में ईडी आता है क्या? अरे सीबीटी 2 में आता, तुम सीबीटी 1 तो पास कर लो पहले, बताओ। अरे बताओ,
तो अब जमीन से कितने हाइट पे है, केवल h/3 हाइट पे है, तो m इंटू जी इंटू h/3। तो आप लोग बोलेंगे कि सर आपने तो बोला था टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। देखो यहां पर टोटल एनर्जी कितनी थी, ए पॉइंट पे टोटल एनर्जी कितना था सर, ये प्लस ये यानी mgh। तो सर बी पॉइंट पे तो केवल mgh/3 रह गया। क्यों रह गया भाई, जब आप वस्तु को छोड़ोगे तो इसका गति भी तो आती जा रही है, यानी गतिज ऊर्जा भी तो आती जा रही है। तो टोटल एनर्जी ए पॉइंट पे कितनी थी, mgh। बी पे अभी कितनी दिख रही है, mgh/3। तो बाकी की कहां गई, तो बाकी की काइनेटिक एनर्जी इसके पास में। ठीक है, आ जाओ और समझो इसको। मैंने आप लोगों को बोला m द्रव्यमान की वस्तु है, जब आपने इसको छोड़ा ना, जब ये नीचे आई ना, नीचे जमीन पे आई, तो जमीन पे जिस वेग से आई ना, जिस वेग से टकराई, मान लो जमीन पे इसका वेग v था, तो उस v का मान बताओ क्या होगा, उस v का मान बताओ क्या होगा। तो अभी निकालते हैं। चलो इस जमीन वाले पॉइंट को मैं c मान लेता हूं। तो पोटेंशियल एनर्जी बताओ c पॉइंट पे कितनी होगी, बताओ। दोनों में आता है विशाल कुमार जी। टोटल एनर्जी बताओ इस सी पॉइंट पे कितनी होगी, सी पॉइंट पे। अरे बताओ ना, टोटल एनर्जी कितनी होगी सी पॉइंट पे। तो सी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी सी पॉइंट पे, जमीन से कितनी हाइट पे, कितनी हाइट पे सर, कोई भी हाइट नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी सी पॉइंट पे होगी 0। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी सी पॉइंट पे, सर इसका वेग v है तो 1/2 mv²। तो मुझे बताओ टोटल एनर्जी कितनी होगी सी पॉइंट पे, दोनों को ऐड कर लो, 0 + ½ mv² कितना हो जाएगा, ½ mv² हो जाएगा। आपको पता है टोटल एनर्जी सभी जगह समान रहती है, तो टोटल एनर्जी ए पॉइंट पे, टोटल एनर्जी सी पॉइंट पे बराबर रहेगी। ए पॉइंट पे टोटल एनर्जी कितनी थी, mgh थी, ठीक है। सी पॉइंट पे टोटल एनर्जी कितनी है, ½ mv² है सर। तो क्या करो आप लोग, m से m काट दो, v का मान क्या हो जाएगा, √2gh हो जाएगा। तो कभी भी आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाए किसी वस्तु को इतनी हाइट से छोड़ा है जमीन पे, वो कितने वेग से आएगी, तो ये फॉर्मूला लगा दो, v बराबर √2gh। ठीक है, फॉर्मूला लगा दो। जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि कोई वस्तु है, उसको मैंने 10 मीटर की हाइट से छोड़ा, जब ये जमीन पर आएगी, जमीन पर टकराएगी, किस वेग से टकराएगी, ठीक है। तो g का मान कितना होता है, 9.8 होता है। इसको मैंने 10 मान लिया, और कितने हाइट से छोड़ा था, 10 से छोड़ा था, तो 10 × 10 100, 100 × 2 √200, तो √200 मीटर पर सेकंड, इतने वेग से आएगी वो। क्लियर है, चले आगे। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं दोस्तों पावर की। पावर क्या होता है, कुछ भी नहीं, रेट ऑफ वर्क डन, कार्य करने की दर को ही शक्ति बोलते हैं। मतलब पावर क्या होता है आप लोगों का, रेट ऑफ वर्क डन, यानी कितना वर्क करा है, कितने टाइम में करा है, कितना वर्क करा है, कितने टाइम में करा है, इसे ही आप लोग बोलते हैं पावर। जैसे मान लेते हैं आप लोगों ने कार्य करा 100 जूल, ये कार्य करा आपने 10 सेकंड में, मान लो 10 सेकंड में, तो आपकी पावर कितनी होगी, 100/10 10। तो पावर का मात्रक होता है जूल/सेकंड, और इसे ही आप लोग क्या बोलते हैं, वॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वॉट बोलते हैं। ठीक है, आ जाओ। तो पावर बेसिकली ये बताता है कि हाउ फास्ट इट कैन डू द वर्क। जैसे मेरी पावर ज्यादा है, इसका मतलब मेरे कार्य करने की दर ज्यादा है, मैं कम समय में ज्यादा कार्य कर पाऊंगा, फास्ट कार्य कर पाऊंगा। क्लियर है क्या। अब दोस्तों पावर का आप लोगों का जो मात्रक होता है ना, वो वॉट होता है। लेकिन देखो आप लोगों को पता है जो बड़ी बड़ी है ना आप लोगों के वो होती है पावर प्लांट वगैरह होता है, उसमें तो बहुत ज्यादा एनर्जी बनती रहती है, बहुत ज्यादा वर्क बनता रहता है, 1 सेकंड में बहुत ज्यादा बनता है। तो पावर बहुत ज्यादा है, वहां पर वॉट में नहीं नाप सकते। आप लोग किस में नापते हो, किलोवाट में नापते हो। तो 1 किलोवाट में कितने वॉट होते हैं, 1000 वॉट होता है। या किस में नापते हैं, हॉर्स पावर में। जैसा हम बोलते हैं गाड़ी का इंजन 1 हॉर्स पावर का है, तो 1 हॉर्स पावर का मतलब क्या होता है, 746 वॉट होता है। ठीक है क्या। अब इसको सर हॉर्स पावर क्यों बोलते हैं, हॉर्स। देखो एक्चुअली में ये कंसेप्ट आया कहां से, 1 हॉर्स पावर का। मान लो आपके पास में 550 पाउंड है ना, ये LB किसका सिंबल होता है, पाउंड का। जैसे भाई किलोग्राम, ग्राम, पाउंड होता है ना। मान लो 550 पाउंड का एक वस्तु है, द्रव्यमान है, इसको 1 फीट की ऊंचाई पर आप लोगों को उठाना है 1 सेकंड के अंदर।
तो घोड़े को कितनी पावर जनरेट करनी पड़ेगी, उसे ही हम लोग हॉर्स पावर बोलते हैं। तो आप ये इतना डिटेल में मत समझो, बस आप तो ये समझो 1 हॉर्स पावर का मतलब होता है 746 वॉट। ठीक है, चलिए आगे। तो ये आप लोगों का दोस्तों पूरा कंप्लीट होता है। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज जाके टेस्ट अटेंड करो हर चैप्टर का, क्योंकि टेस्ट अटेंड करोगे उससे ही आप लोगों को पता रहेगा क्या गलती आप लोग कर रहे हो, कितनी चीज आप लोग भूल रहे हो। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखिए अपना।